हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम के लिए। आप सोच रहे होंगे सर आज वाइट बोर्ड कैसे? तो वाइट बोर्ड चाहिए ही चाहिए, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे क्या होता है कि टीचर को बैठ के पढ़ाना होता है, और जब भी हम बैठ के पढ़ाते हैं तो उतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं निकलता है, उतने अच्छे से एग्जाम्पल्स नहीं निकलते हैं। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता, मजबूरी थी इसलिए बैठना पड़ रहा था। अभी बढ़िया सा एक कैमकोडर आ चुका है अपने पास में, तो अब हम वाइट बोर्ड पे अब आने वाले सारे लेक्चर्स वाइट बोर्ड पर ही लेंगे। ओके, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करूँ तो इसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर का एक लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, आज लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, सो आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर जो फर्स्ट था उसके अंदर हमने डिबेंचर क्या होते हैं, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, और शेयर्स एंड डिबेंचर में क्या डिफरेंसेस है, टाइप्स क्या क्या है डिबेंचर्स की, वगैरह वगैरह हमने अच्छे से पढ़ा था, मतलब सीखा था, कॉन्सेप्ट क्या है उसका। आज के लेक्चर के अंदर हम डिबेंचर की अकाउंटिंग करेंगे और उसके हम जनरल एंट्रीज करेंगे। अगर आपको डिबेंचर इशू करने की जनरल एंट्रीज करनी है तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि आप डिबेंचर इशू क्यों करना चाहते हैं। तो उसके 3 मेथड या 3 रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है, जो कि एक तरह का लोन होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाया जाता है बैलेंस शीट के अंदर। तो देखिए, आप डिबेंचर क्यों इशू कर रहे हैं। फर्स्ट होता है डिबेंचर इशू फॉर कैश। डिबेंचर इसलिए इशू कर रहे हैं क्योंकि आपको पैसों की ज़रूरत है, फंड की ज़रूरत है, और आप डिबेंचर इशू करके एक फंड लेना चाहते हैं पब्लिक से, जिसको हम लोन बोलते हैं। ओके, सेकंड, डिबेंचर इशू फॉर अदर देन कैश, यानी कि आप डिबेंचर इसलिए इशू नहीं कर रहे हैं कि आपको पैसा चाहिए, तो उसके अलावा कुछ आपने पैसे के अलावा, कैश के अलावा कुछ लिया है और उसके बदले में आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं। और थर्ड नंबर होता है डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। डिबेंचर को है जो है कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू करना। कोलेटरल सिक्योरिटी जब कंपनी, इसके बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा, थोड़ा सा बता दूं कि ये डिबेंचर जो है बैंक के पास प्लेज रख कर दिए जाते हैं, गिरवी रख दिए जाते हैं। हो सकता है वो इशू हो या हो सकता है नहीं हो। ठीक है, ऐसे डिबेंचर जो इशू नहीं हुए हैं। ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट में सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इन तीनों कॉन्सेप्ट को 12th में पढ़ चुके हैं, तो आपको और इजीली समझ में आएगा और मैं भी इनको फटाफट कंप्लीट करवा दूंगा। इसके आगे जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो आपके लिए नए होंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है डिबेंचर इशूड फॉर कैश। अगर आपको ये नोट करना है तो आप साथ साथ में कर सकते हैं, डिबेंचर इशूड फॉर कैश। अगर कैश के लिए डिबेंचर इशू करें तो डिबेंचर को 3 तरीके से इशू किया जा सकता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। या तो डिबेंचर को आप एट पार इशू कर सकते हैं, या ऑन डिस्काउंट इशू कर सकते हैं, या फिर आप ऑन प्रीमियम इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब एट पार का मतलब क्या होता है, जैसे किसी एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ और आप उसकी इशू प्राइस, यानी कि आप उसको मार्केट में इशू कर रहे हैं 10 रुपीज़ में, तो इसको बोलते हैं एट पार। इसमें कंपनी को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। ऑन डिस्काउंट की बात करें तो जैसे अगर डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज़, लेकिन आप उसको इशू कर रहे हैं 9 रुपये में, 10 रुपये की चीज़ आप मार्केट में 9 रुपये में बेच रहे हैं या इशू कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, जिनको हम डिबेंचर होल्डर बोलेंगे, तो 1 रुपये का यहाँ पर कंपनी को लॉस हो गया, तो इसी को डिस्काउंट बोलते हैं। तो डिबेंचर जब इशू किए जाते हैं डिस्काउंट पे तो लॉस होता है। शेयर्स भी अगर इशू किए जाए डिस्काउंट पे तो लॉस होता है, पर एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेयर्स को जो है डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता, वो प्रोहिबिटेड हैं। बट एक शेयर है जिसका नाम जानते हो, जिसको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, वो एक्सेप्शन के अंदर आता है। वो कौन से है, कमेंट करके बताओगे या मैं बता दूं? चलो मैं बता देता हूँ, स्वेट इक्विटी शेयर। ओके, पर आइए हम डिबेंचर पे लौटते हैं। मान लेते हैं कोई डिबेंचर है, उसकी फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ है और आप उसको इशू कर रहे हैं 12 रुपये में, यानी कि 2 रुपीज़ आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ये आपके लिए प्रॉफिट हो गया। इसको बोलते हैं प्रीमियम पर इशू करना। तो ये सिंपल सा है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होता है, कंपनी जैसे ये डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़ है। ठीक है, तो कई बार कंपनी क्या करती थी, 10 के 10 रुपये एप्लीकेशन पे मंगा लेती है। अब एप्लीकेशन क्या होती है, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अभी अगर फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी डिबेंचर इशू करना चाहती है, क्योंकि हमको पैसे की ज़रूरत है, फॉर कैश, फर्स्ट वाला मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी कंपनी शेयर इशू करना डिबेंचर इशू करना चाहती है और आप आके बाय करेंगे? आपको सपना तो आएगा नहीं, है ना, ऐसे सपने आते भी नहीं हैं हमको तो दूसरे सपने आते हैं। ऐसे सपने थोड़ी आएंगे कि इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर, है ना,
इतने हम महान थोड़ी है, फिर तो हम बड़े आदमी मतलब सक्सेसफुल आदमी बन जाएंगे ना, पर्सन बन जाएंगे। हाँ, हमारे सपने अलग है थोड़ी सी, है ना, समझ रहे हो? ओके ठीक। ऐसे सपने जो ख्याल पुलाव वाले होते हैं, ऐसे हमको नहीं आते और आ भी नहीं सकते। कोई भी कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, हमें कैसे पता चलेगा? सपने के थ्रू पता नहीं चलेगा, वो पता चलेगा वो कंपनी हमको बताएगी। और जब कंपनी बताएगी ना, तो हमको अप्लाई करना पड़ेगा ना पहले, है ना, कि हाँ अब कंपनी को भी थोड़ी पता चलेगा किसको देने हैं। तो अगर स्कूल में एडमिशन लेना है तो पहले फॉर्म भरना पड़ेगा ना, कॉलेज में एडमिशन लेना है तो पहले फॉर्म भरा था ना, उसके बाद आपको सीट मिली या नहीं मिली, वो वाला मामला है। तो वही है, पहले लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा जो कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, फिर अप्लाई करने के बाद में कंपनी डिबेंचर अलॉट करती है। तो अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है उसको ही एप्लीकेशन बोला जाता है। कई कंपनी क्या करती है, पूरे के पूरी फेस वैल्यू एप्लीकेशन पे ही मंगा लेती है, तो मामला निबट जाता है, ख़त्म कहानी। बट कई कंपनी क्या करती है, नहीं भाई हम एप्लीकेशन पे पूरे पैसे नहीं मंगाएंगे। जो लोग शेयर खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में 2 रुपीज़ जमा कराते हैं। ओके, बाकी के कंपनी जो है इंस्टॉलमेंट में मंगाती है, एक अलॉटमेंट में मंगाती है। अलॉटमेंट वो चीज़ होती है कि जब एप्लीकेशन मनी आ जाती है और अलॉटमेंट मनी आ जाती है, उसके बाद में कंपनी डिबेंचर इशू करती है, वास्तव में शेयर होल्डर को देती है, उससे पहले नहीं। ठीक है, और उसके अलावा कॉल्स भी होती है। मान लेते हैं फिर कॉल्स पे मंगा लिए 5 रुपये, टोटल हो गए 10 रुपये। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा, आपने ये पढ़ा होगा कहाँ पर, 12th क्लास के अंदर। ओके, आइए अब हम इनकी जनरल एंट्रीज करते हैं। अगर डिबेंचर को इशू किया जाए केस के लिए, तो उस केस में जनरल एंट्रीज क्या होती है वो हम करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, ये भी हटा देता हूँ मैं। ओके, चलो देखो, अगर हम डिबेंचर इशू करते हैं फॉर कैश, फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है, डिबेंचर इशू फॉर कैश, पैसा चाहिए, तो उस केस में कंपनी 3 तरीके से मैंने बताया जैसे डिबेंचर इशू कर सकती है। एक होता है एट पार, एक होता है ऑन डिस्काउंट, और एक होता है ऑन प्रीमियम। ये मैं कैजुअली फटाफट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, पर अगर नहीं भी पढ़े हुए हैं तो भी समझ में आपको आ जाएगा। इसमें सबसे पहले एंट्री होती है एप्लीकेशन की। ठीक है, तो अब आपको कॉलेज में फॉर्म भरना है, तो आप पहले पैसे जमा कराएंगे या पहले एडमिशन मिलेगा, या फिर कॉलेज आके आपको बोलेगी क्या, ला भाई तेरी एप्लीकेशन कहाँ है? नहीं, जिसको अप्लाई करना जाके अप्लाई करो। और जब अप्लाई करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपके पैसे जमा होंगे ना कॉलेज में, तो कॉलेज एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर अगर कंपनी के डिबेंचर जिस भी पर्सन को बाय करने हैं, वो पर्सन क्या करेगा, सबसे पहले वो सबसे पहले जो कंपनी की डिटेल है बैंक अकाउंट की, कंपनी के बैंक अकाउंट में क्या पैसे जमा कराएगा, एप्लीकेशन के। तो एप्लीकेशन के केस में जो फर्स्ट एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन। यानी कि बैंक में आ रहे हैं, मान लेते 2 रुपीज़ थे एप्लीकेशन के, तो 2 रुपये आ रहे हैं बैंक में। क्यों आ रहे हैं, एप्लीकेशन की वजह से आ रहे हैं। तो बैंक को डेबिट इसलिए कर दिया है क्योंकि वैसा आ रहा है। या आप इस तरीके से समझ सकते हैं, एसेट और लाइबिलिटी वाला रूल तो पता ही होगा ना, इधर लिखूँ, ये दिख रहा होगा आपको। एसेट रूल क्या बोलता है, एसेट हमेशा डेबिट होती है, अगर उसको इंक्रीज करना हो तो डेबिट करो, डिक्रीज करना हो तो क्रेडिट करो। लाइबिलिटी रूल क्या होता है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, और लाइबिलिटी को अगर इंक्रीज करना हो तो क्रेडिट करो, डिक्रीज करना हो तो डेबिट करो, जिसको मॉडर्न रूल भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सारी एंट्रीज समझ में आ सकती है, कभी रटना नहीं पड़ेगा। बैंक डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि बैंक एक एसेट है, और एसेट क्या हो रही है, इंक्रीज, और इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। ओके, ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, ये नॉमिनल रूल लगा सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, या फिर लाइबिलिटी भी, ये लाइबिलिटी है एक तरह की, जो पैसा आया एक तरह की लाइबिलिटी है। ठीक है, ओके, और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये देखो लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि जिस बंदे से 2 रुपये आए हैं अभी तक उसको डिबेंचर दिया थोड़ी है, तो लाइबिलिटी है ना। और वैसे भी कोई हमें पैसे देगा तो हमारे लिए वो लाइबिलिटी है। तो यहाँ आ जाएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इतना लिख दीजिए बस। फिर सेकंड एंट्री होगी कि ये जो लाइबिलिटी है ना, ये वास्तव में डिबेंचर एप्लीकेशन की लाइबिलिटी नहीं है, ये है हमने जो डिबेंचर इशू किए हैं, एक तरह की लोन की लाइबिलिटी, तो उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो इस लाइबिलिटी को वापस ख़त्म कर दो, लाइबिलिटी को कम करना हो तो डेबिट करो। तो ये देखो, परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है,
टू परसेंटेज डिबेंचर। ये जो लाइबिलिटी है एप्लीकेशन वाली, इसको क्लोज करके इस अकाउंट को वो पैसा डिबेंचर अकाउंट में डाल दिया। डिबेंचर अकाउंट में क्यों ट्रांसफर किया है? क्योंकि वास्तविक लाइबिलिटी तो डिबेंचर है ना, वो एक तरह की लाइबिलिटी। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, इसको बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, ट्रांसफर टू डिबेंचर। ओके, ये तो हो गई एप्लीकेशन। फिर ऐसे कैसे एंट्री होगी अलॉटमेंट की? अलॉटमेंट में एंट्री नंबर 3 होगी। इस बार पहले पैसा नहीं आएगा। जैसे अगर मैंने किसी बैंक के किसी कंपनी के डिबेंचर के लिए अप्लाई किया है, तो उन्होंने बोला 2 रुपीज़ जमा करा दो, मैंने करा दिए। सबसे पहले मैंने जमा करा दिए, उनके पास पैसा चला गया। अब अलॉटमेंट कब जमा कराना है? वो तो जब कंपनी डिमांड करेगी तो आगे वाली किस्त में जमा कराऊंगा ना। ओके, तो कंपनी पहले ड्यू करेगी, इसलिए ये वाली एंट्री पहले होगी। परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये वाली एंट्री पहले होगी। ये वाली बस एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट आ जाएगा और इधर आ जाएगा परसेंटेज डिबेंचर। इसको ड्यू की एंट्री बोल सकते हैं। ये किसकी एंट्री है? ड्यू। ये अलॉटमेंट ड्यू हो गया। मान लेते हैं 3 रुपीज़ अलॉटमेंट है, और जब ये रिसीव होगा अलॉटमेंट तो एंट्री हो जाएगी 4th नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एंट्रीज वही है दोनों, ये वाली दोनों ही एंट्रीज है, लेकिन पहले ये वाली होगी। इस केस में पहले पैसा आता है, ठीक है, पहले पैसा आता है ना, रिसीव्ड होता है। इस केस में पहले ड्यू होता है। यहाँ पर पहले पैसा आ जाता है, जिसको अप्लाई करना वो पैसा दे देता है। यहाँ पर अलॉटमेंट कंपनी मांगती है पहले। ओके, फिर आता है आपका फर्स्ट कॉल या कॉल्स, ठीक है। फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, फाइनल हो सकता है। तो कॉल्स के केस में भी यही होगा, पहले एंट्री होगी ड्यू की, तो परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट की जगह क्या आ जाएगा? कॉल्स। परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा? कॉल्स। फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड, फाइनल है तो फाइनल, और 2 हो जाएगा परसेंटेज डिबेंचर। ओके, और 6th नंबर एंट्री बैंक वाली हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर कॉल्स। मान लेते हैं 5 रुपये थी, तो ये 5। ये हो गई आपकी किसकी? एट पार की एंट्री। ऑन डिस्काउंट के केस में, डिस्काउंट के केस में क्या होगा? डिस्काउंट होगा, लेकिन एप्लीकेशन के साथ कभी भी डिस्काउंट को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। तो एप्लीकेशन की एंट्री इस केस में क्या होगी? सेम। इसलिए मैं वापस नहीं करा रहा हूँ, ये दोनों एंट्री वापस होगी अगर डिस्काउंट। वैसे तीनों में से कोई एक होगा ना, या तो एट पार इशू करेंगे, या ऑन डिस्काउंट करेंगे, या ऑन प्रीमियम करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि एप्लीकेशन के केस में क्या होगा? एट पार। एप्लीकेशन के केस में जो है, अगर हम 1 मिनट, हाँ, एप्लीकेशन के केस में जो है सेम एंट्री होगी, क्योंकि इसमें ना डिस्काउंट को एडजस्ट नहीं करते। हाँ, क्वेश्चन अगर बोल दे तो अलग बात है, अदरवाइज ये सेम होगी एंट्री, ठीक है। हाँ, अलॉटमेंट के साथ में हमेशा डिस्काउंट एडजस्ट होता है, तो उस केस में एंट्री क्या होगी? ये सेम एंट्री होगी, परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ओके, ठीक है, टू डिबेंच। लेकिन डिस्काउंट हमारे लिए लॉस होता है, मैंने पहले ही बताया था, और डिस्काउंट लॉस होता है एज पर नॉमिनल रूल। क्लास 11th का बेसिक रूल है कि जितने भी लॉसेज है एक्सपेंडिचर उनको डेबिट करो। तो हम यहाँ पर कर देंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और 2 आ जाएगा परसेंटेज डिबेंचर। अब लाइबिलिटी कितने की आ रही है? लाइबिलिटी आ रही है 3 रुपये की, ठीक है, और मान लेते हैं डिस्काउंट है 1 रुपीज़, ठीक है, मान लेते हैं। तो यहाँ पर अलॉटमेंट कितने का हो गया? 2 रुपीज़ का। ओके, यानी कि तभी तो 3 रुपये की लाइबिलिटी जनरेट करी, लेकिन बदले में केवल 2 रुपये मिले, तभी तो 1 रुपये का लॉस हुआ। यानी कि लोन लिया 3 का, लोन लिया है 3 के हिसाब से, लेकिन पैसा 2 रुपये आया है, तो 1 रुपये का लॉस हो गया। ओके, बाकी ये वाली सेम एंट्री हो जाएगी, ये अलॉटमेंट की एंट्री चेंज होती है। 4th एंट्री भी सेम हो जाएगी, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 2 हो जाएगा परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये वाला क्रेडिट हो जाएगा। तो ये 2 रुपीज़ 2 रुपीज़। ओके,
तो केवल अलॉटमेंट चेंज होगा डिस्काउंट के केस में, बाकी सेम होगा। इस केस में भी ये एंट्री सेम होगी, कॉल्स भी सेम होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बात करें प्रीमियम की, तो प्रीमियम के केस में ये एप्लीकेशन जो है ये सेम होगी एंट्री, एट पार वाली जो हम एट पार पे करते हैं या डिस्काउंट पे करते हैं, बट अलॉटमेंट की एंट्री इसमें भी चेंज हो जाएगी। वो कैसे मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले 3rd नंबर एंट्री परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ओके। प्रीमियम हमारे लिए बेनिफिट है ना, क्योंकि 10 का शेयर हम 12 में इशू कर रहे, 2 रुपये बेनिफिट हो रहा था, मैंने जैसा एग्जाम्पल में आपको बताया था। तो बेनिफिट तो क्रेडिट होता है, तो यहाँ आ जाएगा टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ पर डिबेंचर अलॉट इसका देखना, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था 2 रुपीज़ का, और परसेंटेज डिबेंचर कितने रुपए की इशू कर रहे हैं 3 रुपये की, तो टोटल पैसा कितना आएगा 5 रुपये आएगा। लोन लिया 3 का, लेकिन पैसे कितने आ रहे हैं 5 रुपीज़, तभी तो 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लोन 3 का लिया लेकिन बैंक में 5 रुपये आएंगे, ओके, तभी तो फ़ायदा हुआ, तो उसको क्रेडिट कर दिया। और इसकी ये वाली एंट्री भी चेंज हो जाएंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट, और ये हो जाएगा 5 रुपीज़, 5 आएंगे ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पर 3 रुपये आने थे, 3 ही आए, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो बैंक में 3 रुपये आए। यहाँ पर 3 रुपये आने थे लेकिन 2 रुपये आए बैंक में, देखो तो 1 रुपये का लॉस हो गया। यहाँ पर 3 रुपये आने थे लेकिन बैंक में देखो 5 रुपये आ रहे हैं, तो 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और कॉल्स की एंट्री इधर भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये एंट्रीज हो गई किस केस में, अगर डिबेंचर को इशू किया जाए फॉर कैश। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे अगर डिबेंचर को इशू किया जाए अदर देन कैश, तो उस केस में एंट्री क्या होती है, और फिर जो पार्ट आएगा वो कोलेटरल सिक्योरिटी वाला आएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि वाइट बोर्ड में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगेगा जब टीचर खड़ा होकर पढ़ाएगा, तो और एग्जाम्पल्स निकलेंगे और मज़ा आएगा। अभी जो स्टूडियो वगैरह सेटअप है उसका काम चल रहा है, अभी तक मुझे जो मैंने कैमकोडर लिया है उसकी सेटिंग्स भी अभी तक मुझे समझ नहीं आएगी, तो अभी तक हम लाइटिंग वगैरह सेट कर रहे हैं, धीरे धीरे क्वालिटी को और अच्छा करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।